जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस को हम कहते हैं नॉलेज ऑफ लॉ, ये कहा जाता है इसके बारे में। और जो कि आपके कहीं ना कहीं जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटी को, द कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो एलएलबी कर रहे हैं, उनको अगर लॉ को जानना है, या इन सब्जेक्ट्स जो भी मैंने नाम लिया, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से इनको बेहतर समझना है, तो उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब देखिए, ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा, उसमें मैं पूरा ध्यान दूंगा कि जैसे जो किताब आती है डियास की, जो काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। तो मेरा जो भी एक अनुभव है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है, मुझे लगता है कि हम कुछ भी पढ़ें और हमारा एक्सपीरियंस उसको समाज से जोड़ देता है। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मेरा जो पैटर्न रहेगा, ये जो बुक आती है ये इंग्लिश में आती है, पर इसको मैं, नोट्स तो आपके सामने इंग्लिश में रहेंगे, परंतु मैं पूरा हिंदी में इसे पढ़ाऊंगा, राइट, जिससे कि मैं किसी भी तरह से किसी भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम में बायसनेस ना दिखाऊं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पहला पैराग्राफ है इसका। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसके पहले के 2 चैप्टर जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हमने अच्छी तरह सीख लिया, समझ लिया, तो हमारे लिए जुरिस्प्रूडेंस या लॉ काफ़ी बेहतर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम शुरू करेंगे हमारा जुरिस्प्रूडेंस। ये किताब है आपकी, डियास की किताब आती है, काफ़ी अच्छी किताब है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि जुरिस्प्रूडेंस वाज द फर्स्ट ऑफ द सोशल साइंसेस टू बी बॉर्न। ये किसने बोला है? वुर्जल ने बोला है। इट्स प्रोविंस हैज बीन डिटरमाइंड एंड रीडिटरमाइंड बिकॉज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज सच दैट नो डिलिएशन ऑफ इट्स स्कोप्स कैन बी रिगार्डेड एज फाइनल। अब आप सोचेंगे सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल राइट, सर तो बस सामने आ रहा है और मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कैसा होने वाला है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, और इसी से हम क्या करेंगे, इसको लिंकिंग पैटर्न से पढ़ेंगे। अब ये लिंकिंग पैटर्न क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम इसमें क्या क्या देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ को ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन बाय वन। तो जो फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा है कि जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस वॉज द फर्स्ट, माफ कीजिएगा, वॉज द फर्स्ट social science to be born। एक सेकेंड, टू बी born, तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चेक करी मैंने, कहीं ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आधा घंटा लेक्चर रिकॉर्ड किया, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं था। तो जुरिस्प्रूडेंस वाज द फर्स्ट सोशल साइंस टू बी born। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस होता है, पीएस मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, इनसे पहले ही कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि हमारे जो एक फेमस राइटर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मनु की, या मैं बात करूं यज्ञवल्क्य की, यज्ञवल्क्य, जो हिस्ट्री के मेरे छात्र हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि मनु कहूं या यज्ञवल्क्य कहूं, इन्होंने धर्मशास्त्र लिख के हमें दिया था। धर्मशास्त्र जहां पर एक दंड का प्रावधान था कि ये कैसे राज्य को चलाया जाएगा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कानूनों की बात की गई थी। वैसे ही अगर आप देखेंगे कौटिल्य को, जिसे आप लोग चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो अगर आप कौटिल्य को देखेंगे तो कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र में भी आपको पता है दंड के प्रावधान थे, कानून व्यवस्था का प्रावधान था। चाहे मैं धर्मशास्त्र की बात करूं, जो कि मनु और यज्ञवल्क्य के द्वारा लिखा गया, या मैं अर्थशास्त्र की बात करूं जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इन दोनों ही ग्रंथों में ये समानता है कि यहाँ पर
कहीं ना कहीं हमें कानून व्यवस्था का जिक्र मिला, दंड प्रणाली मिली। अर्थात जो हमारे अदर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनसे पहले के ये है। तो जुरिस्प्रूडेंस वाज द फर्स्ट सोशल साइंस टू बी बोर्न, ये इस बात से सिद्ध होता है, राइट। आइए आगे देखते हैं और हमें क्या दिखता है। हमारे डियास साहब कहते हैं, नेक्स्ट बात कहते हैं कि स्कोप जो है, स्कोप ऑफ jurisprudence, jurisprudence is never final, is never final, scope of jurisprudence is never final। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है उनका? ठीक है, देखो, नेवर फाइनल का मतलब है कि ये जो इसका जो एक दायरा है, jurisprudence का जो है एक दायरा है, वो निश्चित नहीं है, यानी कि सीमित नहीं है। क्यों सीमित नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, jurisprudence का जो आधार है वो एक कानून व्यवस्था है। मैंने क्या बोला? jurisprudence। क्योंकि jurisprudence कहता है, अगर इसको आप संधि विच्छेद करते हैं तो निकल के आता है नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। अब देखिए, लॉ लॉ कहीं ना कहीं सोसाइटी यानी कि समाज को परिभाषित करता है, सोसाइटी यानी कि समाज को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है समाज को, राइट। अब देखिए, जब समाज परिवर्तनशील है, समाज का दायरा बढ़ता रहता है, राइट। अर्थात एक समय जो बालिग था, जो वोट करने का जो एज तय की गई थी वो 21 वर्ष थी। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं 61वें संशोधन यानी कि 61st अमेंडमेंट से यही एज आपकी 18 कर दी गई, राइट। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से जो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है। तो उसी समाज की जो परिवर्तनशीलता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो विधि होती है, जो लॉ होता है, वो भी परिवर्तनशील होता है, राइट। और अगर लॉ भी परिवर्तनशील है और जो लॉ को समझा रहा है जो कि जुरिस्प्रूडेंस है, वो भी तो परिवर्तनशील होगा। तो आप मेरी इस बात से समझ पाए होंगे कि जो स्कोप है जुरिस्प्रूडेंस का वो कभी भी फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, इसीलिए विधि भी परिवर्तनशील होगी। और जो विधि को समझाने का काम करता है जुरिस्प्रूडेंस, वो भी क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम इस बात को समझ सकते हैं, जैसे जब पहले हम जुरिस्प्रूडेंस को देखें, जुरिस्प्रूडेंस को देखें तो इसका दायरा क्या था? ये ज्यादातर फोकस किस में करता था? फोकस्ड किस पे करता था? ये फोकस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ किंग, अथॉरिटी ऑफ किंग, यानी कि राजा के पास कैसे अधिकार होने चाहिए, एब्सोल्यूट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अथॉरिटी ऑफ किंग, धर्म एंड पनिशमेंट, इन चीज़ों में जैसे आप अर्थशास्त्र देख लीजिए, धर्मशास्त्र देख लीजिए, जो मैंने पहले बताया था आपको, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा ज़्यादातर इसी बात में वो फोकस करता था। और आज मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ, यानी कि आज तो हर देश में हमें ऐसा दिखता है, पर अभी मैं स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज क्या है, जो जुरिस्प्रूडेंस का फोकस है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा वो कहाँ गया है? आजकल हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं जिसे आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, राइट। प्राइवेसी की बात करते हैं, राइट। जैसे केएस पुट्टा स्वामी केस जो था, जिस केस के पश्चात ये तय हुआ कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। इसलिए आज हम कहते हैं जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर, माफ कीजिएगा, वो एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्या? आपका राइट टू प्राइवेसी। तो आज देखिए, पहले जुरिस्प्रूडेंस ज्यादा फोकस किस में करता था? अथॉरिटी ऑफ किंग, धर्म एंड पनिशमेंट। पर आज देखिए इसका दायरा बढ़ चुका है। मॉडर्न इंडिया में आपको क्या दिख रहा है? फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्राइवेसी, यानी कि स्कोप क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो इसीलिए स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो फाइनल नहीं है। तो ये भी हमने देख लिया है, राइट। अब हम आगे देखेंगे और हमें क्या मिलता है। डियास साहब क्या बताते हैं? जो थर्ड हेडिंग है हमारी वो है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, एक सेकेंड गाइस, इसको यहां से लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन jurisprudence, jurisprudence and other law
सब्जेक्ट्स। अब हम जो हमारे राइटर साहब हैं वो एक डिफरेंस समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको जूरिस्प्रूडेंस और अदर लॉ में। तो वहां पर देखिए सिंपल सा वो कहते हैं कि अदर लॉ की अगर बात की जाए, अदर लॉ की अगर बात की जाए या लॉज की बात की जाए, तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं जो उसका पैरामीटर है, जो इसकी परिधि है, जो उसका पैरामीटर है, वो हमें लिमिटेड दिखता है, सीमित दिखता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर मैं इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, अनुबंध से संबंधित जो हमारा अधिनियम है, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, तो उसमें से जो हमारा कंसिडरेशन होता है, अब देखिए ये बातें उसको समझ में आएगी कंसिडरेशन क्या होता है जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है। फिलहाल मैं इतना बता दूंगा कि इंडियन कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप और मेरे बीच कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें आपका भी हित होता है, मेरा भी हित होता है, दोनों का इंटरेस्ट होता है, बायर और सेलर का, ठीक है, बोथ पार्टीज का, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कंसिडरेशन देखेंगे, एक्सेप्टेंस देखेंगे या ऑफर देखेंगे, इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी, ये हर जगह सेम होगी, इसकी परिभाषा चेंज नहीं होगी। आई रिपीट, किसी भी दो पक्षों के बीच जब एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें चाहे वो कंसिडरेशन हो, एक्सेप्टेंस हो, ऑफर हो, बिल्कुल सेम होगा। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं या टॉर्ट्स की बात करूं, ऐसे जो अधिनियम है ये हमारे एक से चलते हैं। यानी कि आप किसी भी राइटर की किताब लेते हैं, जैसे अगर आप मुझसे कहते हैं मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे पढूं, तो मैं किसी भी राइटर की किताब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि सब जगह एक सा ही लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि परिधि, पैरामीटर सीमित है। पर वहीं पर मैं अगर बात करूं आपके जूरिस्प्रूडेंस की, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको जूरिस्प्रूडेंस में, जूरिस्प्रूडेंस, तो सबसे पहले देखिए अगर मैं ऑस्टिन साहब की बात करूं, ऑस्टिन साहब ने जो जूरिस्प्रूडेंस को जिस फील्ड में डिफाइन किया है वो है कमांड ऑफ सोवरेनिटी। कमांड ऑफ सोवरन, सोवरन मतलब होता है संप्रभु, जिसके पास अथॉरिटी होती है। वैसे ही मैं हार्ट की बात करूं, HART, हार्ट साहब ने क्या बोला है? रूल ऑफ रिकॉग्निशन। वैसे ही अगर मैं डॉकिन की बात करूं, DWORKIN, डॉकिन की बात करूं, तो यहां पर प्रिंसिपल्स की बात इन्होंने करी है। और वैसे ही मैं इंडियन कोर्ट्स की बात करूं, इंडियन कोर्ट्स की बात करूं, और खासकर मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। हालांकि हाई कोर्ट के पास भी है, पर हाई कोर्ट बिना सुप्रीम कोर्ट के रिकॉग्निशन के व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए हम आमतौर पर कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही हमारे संविधान की व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। तो व्याख्या करना भी अपने में एक जुरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, तो इसमें व्याख्या भी आता है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। तो आपने देखा जुरिस्प्रूडेंस का क्या है ना, एक निश्चित परिभाषा तो होती नहीं है, उसके अलग अलग डोमेन होते हैं। इसीलिए एक्सपर्टीज जब माफ कीजिएगा, जब परिधि यानी कि पैरामीटर अलग अलग डायमेंशन में जाता है, तो उसमें अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जैसे ऑस्टिन की जो एक्सपर्टीज है वो कमांड ऑफ सोवरन में है, हार्ट की जो एक्सपर्टीज है वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन में है, डॉकिन की प्रिंसिपल पे है, और इंडियन कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। यानी कि अगर आप मेरे पास आएंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे भारत का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको समझना है, तो मैं कौन सी किताब आपको रिकमेंड करूंगा? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडियन कोर्ट्स, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई किताब होगी तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, राइट? जैसे DD बासु हो गया, इस तरह से। तो ये है जुरिस्प्रूडेंस। तो हमने क्या देखा कि मेन टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन जुरिस्प्रूडेंस एंड अदर लॉ। तो अदर लॉ में क्या है? सीमा क्या है? सीमित है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पर हर जगह एक सा ही होगा, किसी भी राइटर से आप पढ़ो। परंतु जुरिस्प्रूडेंस में ऐसा नहीं है, जुरिस्प्रूडेंस अलग अलग डायमेंशन में बात करता है, राइट? अब नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ हम देखेंगे वो है हमारा जुरिस्प्रूडेंस means whatever everyone wants
इज टू मीन, इज टू मीन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको देखते हैं। देखो इसका क्या मतलब है, इसका अभी मैंने आपको बताया जैसे कि जुरिस्प्रूडेंस मीन व्हाटएवर एवरीवन वांट्स इज टू मीन। जैसे मैंने अभी बताया था कि जुरिस्प्रूडेंस में अलग अलग राइटर्स मैंने आपको दिखाए थे, राइट। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि ऑस्टिन ने कमांड ऑफ सोवरन की बात करी है, हार्ट ने रूल ऑफ रिकॉग्निशन की बात करी है, डॉकिन ने प्रिंसिपल्स की बात करी है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर अलग अलग है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग राइटर्स जो हैं वो हो सकता है अलग अलग बातें करें, परिभाषाएं अलग अलग दे दें। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो फ्रस्ट्रेशन भी बनता है। इसीलिए बहुत से लोगों को जुरिस्प्रूडेंस टफ लगता है। इसीलिए मैं पहले सोच रहा था किस तरह से पढ़ाया जाए, राइट। बहुत सोच समझ कर मैंने ये डिसाइड किया कि इसको इस तरह से पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझने का, राइट। तो इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि इसीलिए मैंने बताया अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने की वजह से, अलग अलग व्याख्या होने के कारण इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, जो फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसा क्या, ये कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन ये जो आता है क्यों आता है, क्योंकि जो प्रश्न होता है वही गलत है एज पर डियास। क्योंकि अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस 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 क्या है, क्या है, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, तो ये प्रश्न ही गलत हो गया। ये प्रश्न ही गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने चर्चा करी थी कि जुरिस्प्रूडेंस की जो परिधि है, जो पैरामीटर है, वो सीमित नहीं है। और जब क्या है वाली बात होती है, व्हाट वाली बात होती है, तो वहां पर ये क्या वहीं जस्टिफाई करता है जहां पर जो पैरामीटर है वो स्टेबल है, वो लिमिटेड है। पर यहाँ पर तो है ही नहीं। इसीलिए अगर ये प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर भी प्रश्न के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि क्या के हिसाब से दिया जाएगा, व्हाट के हिसाब से दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन तो हो जाएगा, अलग अलग राइटर अलग अलग बात करते हैं, राइट। तो यहां पर समस्या उत्तर की नहीं है, ये उत्तर की वजह से, जो आंसर की वजह से कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, यहां पर गलती आंसर की नहीं है, यहां पर गलती है क्वेश्चन की, क्योंकि गलत क्वेश्चन है। एक डायनामिक कॉन्सेप्ट में अगर हम क्या पूछते हैं तो क्वेश्चन ही गलत होता है, जब उसका आंसर आता है तो वो कंफ्यूजन हमें क्रिएट करेगा ही, राइट। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे, जुरिस्प्रूडेंस मींस व्हाटएवर एवरीवन वांट इज टू मीन, यानी कि जो भी इसको परिभाषित करना चाहता है वो कर देता है। अब जब भी कोई इसे अपने हिसाब से परिभाषित करेगा तो कंफ्यूजन होगा। तो यहां पर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, तो उसका आंसर हमें कंफ्यूज पक्का करेगा। तो समस्या कहाँ है, समस्या है प्रश्न में, उत्तर में नहीं है। तो प्रश्न क्या है यहाँ पर, व्हाट, क्या, जुरिस्प्रूडेंस क्या है, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, क्वेश्चन ही गलत है, राइट। अब क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या है, क्या सीखे हम लोग, तो यहां पर हम देखें कि व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, जो ये क्वेश्चन है ये क्या उम्मीद करता है, क्या व्हाट में क्या आता है, एक वन फिक्स डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, और वन फिक्स्ड, या तो वन फिक्स्ड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। पर ये दोनों ही हमें नहीं मिलता है, दोनों ही नहीं मिलता, तो इस वजह से क्या होता है, हमें होता है कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन है कि यहां पर फिर राइट क्वेश्चन क्या है, राइट क्वेश्चन जुरिस्डिक्शन के केस में क्या होगा, राइट क्वेश्चन क्या होगा, राइट क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन होगा आपका, हाउ इज दिस वर्ड, यानी कि जुरिस्प्रूडेंस यूज्ड, ये है क्वेश्चन इसका, कि हाउ इज दिस वर्ड यूज्ड। अब हाउ मैंने अभी बताया, अगर आप उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से समझना चाहते हैं, वहां पर वो कैसे इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको मैं सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो मैं कहूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि जो सोवरन है उसकी कमांड से संबंधित, सोवरन को कैसे कमांड देना चाहिए, हाउ कैसे कमांड देना चाहिए, तो वहां मैं आपको ऑस्टिन का रिकमेंड करूंगा। वहीं पर मैं जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉ बनाने के पीछे जो सिद्धांत हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका काम कैसा होना चाहिए, तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा डॉकिन की किताब, ठीक है। तो यहां पर जो राइट क्वेश्चन है वो क्या है, कि हाउ इज दिस वर्ड यूज्ड, राइट। जैसे
यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे उपेंद्र बख्शी की किताब है फेमस, उपेंद्र बख्शी। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने क्रिटिकल लीगल स्टडीज की बात करी है। वहीं पर डियास, जिस किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डियास है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सालमन ले लेते हैं, सालमन साहब ने लीगल कॉन्सेप्ट्स की बात करी है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी की बात की जाए तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट, आईएससी मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है उसको आप देख लीजिएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। जैसे कि अगर मैं देखूं मनेका गांधी के जो 1978 का था, वहां से ड्यू प्रोसेस का जो डॉक्ट्रिन था उसको लाया गया भारत में। पहले तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हुआ करता है आज भी हमारा, पर अब उसे कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस के साथ देखा जाता है, राइट। मनिका गांधी केस 1978। तो देखो यहाँ पर उपेंद्र बख्शी सर ने क्रिटिकल लीगल स्टडीज के हिसाब से इसको बताया है, डियास ने एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, माफ कीजिएगा, जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से बताया है, सालमन ने लीगल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो हमने क्या देखा यहाँ से, आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप पूछते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है तो वो प्रश्न ही गलत हो गया, क्योंकि जब आपको उत्तर मिलेगा तो अलग अलग मिलेगा और आपको कंफ्यूजन होगा, इरिटेशन होगा। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर गलत नहीं है, आंसर तो कंफ्यूजन करेगा ही। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ इज दिस वर्ड यूज, जूरिस्प्रूडेंस कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के अलग अलग डायमेंशन हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे जो भी मैंने आपको बताई ये बातें, आपने इस चीज को याद रखना है, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कहां पर, अब जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरा मानना है कि हमेशा एक कंसोलिडेट जरूर होना चाहिए। तो अभी जो भी हमने पढ़ा, तो ये समझ में आया है कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस होता है, जूरिस्प्रूडेंस होता है वो एक कैनॉट बी डिफाइंड, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता रिजिडली मतलब एक परिधि में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा था व्हाट वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अन्य जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं या अन्य जो लॉ है हमारे, जैसे अगर मैं अन्य लॉ की बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूं, तो उसकी जो सीमा है वो निश्चित है, पर यहाँ पर नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है नॉलेज ऑफ लॉ, और जब समाज ही परिवर्तनशील है तो लॉ भी परिवर्तनशील होते हैं, उनकी विचारधाराएं, उनकी फिलॉसफी बदलती रहती है, राइट। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस का भी क्या है, जो परिधि है वो बदलती रहती है, राइट। तो आइए अब देखते हैं जो भी हमने पढ़ा, क्या ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं हैं वो भी इसको अच्छी तरह समझ जाए। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस वो द फर्स्ट ऑफ द सोशल साइंस, मैंने बता ही दिया था आपको। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र किस तरह से पहले आ गए थे, बाद में हमारे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ये सब आए। तो वुर्जल साहब ने ये बात कही थी, बिल्कुल सही कही थी। आगे देखते हैं, इट प्रोविंस हैज बीन डिटरमाइंड एंड रीडिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है, रीडिटरमाइंड होता है, बिकॉज नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ही ऐसा है इसका। क्योंकि मैंने क्या बताया, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया ये मैंने अभी बताया कि ये लॉ को परिभाषित करता है, और लॉ किसको परिभाषित करता है, समाज के दायरे को परिभाषित करता है, और समाज का दायरा हमेशा परिवर्तनशील है। ऑब्वियसली लॉ भी परिवर्तनशील होगा, तो इसीलिए हमारा जूरिस्प्रूडेंस भी क्या होता है, उसका स्कोप डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। स्कोप कैन बी रिगार्डेड एज फाइलस फाइनल, नो डिलेशन ऑफ इट स्कोप, स्कोप को फाइनल कह ही नहीं सकते। जैसे हम टॉर्ट्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए मैंने कहा था, वहां पर हम कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी किताब के लिए, क्योंकि हर किताब एक ही बात बोलेगी, जो कि आपके जूरिस्प्रूडेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है विच एवर बुक ही डस रीड, he will derive much the same idea as to what the subject is about। मैंने बताया था कि अन्य लॉ की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी किताब हम रिकमेंड करें तो वो सेम ही देगी, पर ये बात हमें विद जुरिस्प्रूडेंस दिस इज नॉट सो। बुक्स कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस, मैंने बताया ना बुक्स होती हैं अलग अलग, जो अलग अलग बातें करती हैं, राइट। तो बुक्स कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस जो है वेरी सो वाइडली, जैसे मैंने बताया था ऑस्टिन जी जो कहते हैं वो कमांड ऑफ सोवरन की बात करते हैं, हार्ड रूल ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं, डॉकिन आपके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, और इंडियन कोर्ट्स तो मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी
या मोरालिटी की बात करते हैं। सो देखिए, व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, अब ये क्वेश्चन है ना। अब मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन ही गलत है। इज डेट इट मीन्स प्रीटी मच वट एवर एनी वन वॉन्ट इट टू मीन्स, यानी कि जो भी लोग चाहते थे उन्होंने उस हिसाब से इसको परिभाषित किया है जुरिस्प्रूडेंस को। ऑस्टिन ने अपने हिसाब से, हार्ट ने अपने हिसाब से, डॉकिन ने अपने हिसाब से, और माननीय उच्चतम न्यायालय अपने हिसाब से करता रहता है। दिस काइंड ऑफ आंसर सजेस्ट दैट समथिंग इज अमिस विद द क्वेश्चन, यानी कि हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इरिटेशन होता है। इट वुड बी बेटर टू आस्क हाउ इज दिस वर्ड यूज्ड, क्योंकि क्वेश्चन सही ये है, क्वेश्चन ये वाला सही नहीं है। व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, ये वाला क्वेश्चन सही नहीं है, तो आंसर तो गलत आना ही है। क्वेश्चन सही क्या है, हाउ इज दिस वर्ड यूज्ड, व्हाट इज दिस बुक गोइंग टू डू। जैसे आप मुझसे पूछेंगे, मुझे भारत की एक फिलॉसफी को समझना है, भारत की जो एक विधि से संबंधित जो एक चिंतन है, जो फिलॉसफी है रिगार्डिंग टू लॉ, वो समझना है, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी तरफ आपको ले जाऊंगा, डीडी बासु की तरफ आपको ले जाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको चाहिए क्या, ये कैसे काम होता है, भारत में कैसे काम होता है, भारत के समाज में, राइट। तो ये है हमारा पहला पैराग्राफ, और मैंने एक पढ़ाने का प्रयास किया जिससे कि जिन्होंने कभी लॉ नहीं भी पढ़ा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझ जाए। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे ही जितने भी पैराग्राफ हैं, धीरे धीरे हम इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करेंगे, और इंडिया की जो भी मेरी हिस्ट्री की नॉलेज है, क्योंकि मुझे यहाँ हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए, मुझे यहाँ पर पॉलिटी की नॉलेज चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज चाहिए, क्योंकि अभी जेरेमी बेंथम आएगा, उनका जो शिष्य है ऑस्टिन आएगा, जैसे अभी आपने देखा था, हमने नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र की बात करी, तो उसी से आप जुरिस्प्रूडेंस समझ पाते हैं, राइट। तो मेरा ये अनुभव आपकी जरूर काम आएगा। और अगर हिंदी मीडियम वाले जो मेरे बालक बालिकाएं हैं उनको अगर नोट्स चाहिए, राइट, ये देखिए, ये नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोट्स देखिए, राइट। तो अगर ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, राइट। तो बस मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको मेरे ये प्रयास पसंद आ रहा है, मेरा जो एक जो मेथडोलॉजी मैंने सोची इसको पढ़ाने का, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये, तो ये जो तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए, राइट, लाइक करिए, शेयर करिए, राइट। तो इस तरह से ये वीडियोस मैं आपको देता रहूँ। तो यहीं से मैं इसको एंड करता हूँ। जय हिंद।